हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नवीन अग्रवाल। मैं एक इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट और गुजरात के वलसाड और वापी ज़िले में प्रैक्टिस करता हूं। आज आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूज़फुल टॉपिक। आज हम बात करेंगे क्या किसी व्यक्ति को अगर कोई रिस्क फैक्टर्स नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई व्यसन नहीं है, कोई बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल या ऐसा कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, तो क्या वैसे व्यक्ति में भी हार्ट अटैक आ सकता है? क्या जिस व्यक्ति में कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, क्या वो आदमी अपने आप को पूरी तरह से सेफ मान सकता है? क्या वो एक कंप्लेसेंट लाइफ जी सकता है कि मुझे कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, मुझे क्यों हार्ट अटैक आने लगा? ये चीज़ को हम आज इस मिथ को बस्ट करने की कोशिश करेंगे कि ये बीमारी का बेसिकली रीज़न क्या है, प्रॉब्लम क्या है, मल्टीफैक्टोरियल डिजीज़ किसको बोलते हैं, और क्या जिस व्यक्ति को रिस्क फैक्टर्स नहीं है उन्हें कभी ये प्रॉब्लम नहीं आ सकती, इस बारे में बात करेंगे। ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट और यूज़फुल है क्योंकि काफ़ी लोग इस तरह का क्वेश्चन हमें पूछते हैं। ज़्यादातर मुझे जो क्वेरीज आती है वो यही आती है कि लोग अपने रिस्क फैक्टर्स बताते हैं कि मुझे बीपी है, शुगर है, या कोई बोलता है कि मुझे कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, क्या मुझे हार्ट अटैक आ सकता है, मुझे थोड़ा दर्द होता है, क्या मुझे हार्ट अटैक आ सकता है। तो इस तरह की बातें लोग करते हैं। तो आज इस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि ये टॉपिक को एंड तक देखिए क्योंकि टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग और यूज़फुल होगा। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा करने से हमें चैनल को कंटिन्यू करने के लिए मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलती रहती है। आते हैं आज के टॉपिक पर। आज का टॉपिक है क्या ऐसे व्यक्ति को जिसे कोई रिस्क फैक्टर्स नहीं है, क्या उसे हार्ट अटैक आ सकता है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है बेसिकली हार्ट अटैक को समझना। हार्ट अटैक एक बीमारी है जिसमें हृदय की 3 बड़ी नलियाँ में या कोई बड़ी ब्रांच उनमें से किसी भी नली में अगर ब्लॉकेज हो जाए या नली सडनली बंद हो जाए, यानी 100% ओक्लूजन हो जाए और उसमें ब्लड फ्लो बंद हो जाए, टिश्यू का ऑक्सीजन सप्लाई और ग्लूकोज सप्लाई कॉम्प्रोमाइज हो जाए, सेल मर जाए, सेल्स मरने की वजह से ब्लड में हार्ट अटैक वाला एंजाइम पॉजिटिव आ जाता है, वो ब्लड में रिलीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक के टाइम ब्लड का एंजाइम पॉजिटिव हो जाता है। हार्ट अटैक बेसिकली नली में जो कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन होता है लेयर बाय लेयर, ये यूजली धीरे धीरे करके होता है। 10%, 20%, 30% ऐसे करके सालों में 10% से लेकर 70-80% पहुँचता है। और इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन या एक लेयर होती है, उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल जमा होते रहता है। जब कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है और ये लेयर बहुत प्रोमिनेंट हो जाती है, फूल जाती है, नली के फ्लो में अगर रुकावट लाने लगती है, तो कभी कभार नली के ब्लड के घर्षण की वजह से उसके ऊपर की एक जो मेम्ब्रेन है वो सडनली फट जाती है। जब ये मेम्ब्रेन फट जाती है तो अंदर से के जो हार्मोन्स हैं, अंदर के जो साइटोकाइंस हैं और अंदर के जो सेल्स पार्टिकल्स हैं वो रिलीज़ हो जाते हैं और वो ब्लड के कांटेक्ट में आते हैं। जब वो ब्लड के कांटेक्ट में आते हैं तो ब्लड में मौजूद प्लेटलेट एक्टिवेट हो जाते हैं। ये प्लेटलेट जब एक्टिवेट होते हैं तो ये साइटोकाइंस बनाते हैं, जिसकी वजह से और प्लेटलेट्स वहाँ पे आते हैं और एक के बाद एक प्लेटलेट वहाँ पे आके चिपकते जाते हैं। प्लेटलेट्स का बेसिकली काम ये है कि कोई भी चीज़ में अगर कोई चीज़ अगर क्रैक हो जाए या कोई चीज़ में अगर ब्लीडिंग हो रही है तो वहाँ पे घाव को भरना। लेकिन ये जो प्लेटलेट मेम्ब्रेन रप्चर होती है उसको प्लेटलेट एक तरह से इस तरह से प्रिज्यूम करता है कि वहाँ पे कोई डैमेज हुआ है, उसको वो हील करने के लिए सारे प्लेटलेट वहाँ पहुँच जाते हैं और भीड़ लगा देते हैं, जिसकी वजह से नली का प्रवाह बंद हो जाता है। इससे हार्ट अटैक क्रिएट हो जाता है और ऑक्सीजन सप्लाई सेल्स का बंद हो जाता है। अब इसमें प्रॉब्लम यह है कि ये बीमारी एक मल्टीफैक्टोरियल डिजीज़ है। इसमें कुछ फैक्टर्स हैं जो कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन को इफेक्ट करते हैं और कुछ फैक्टर्स हैं जो क्लॉटिंग को कॉज करते हैं। ये दोनों मिलकर हार्ट अटैक को करते हैं। यानी कि जो फैक्टर्स कोलेस्ट्रॉल बढ़ाते हैं या कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन जमा करवाते हैं, इंक्रीज़ करवाते हैं नली में, वो भी रिस्क फैक्टर्स हैं हार्ट अटैक के लिए। और जो फैक्टर्स ब्लड को एक्टिवेट करते हैं या मेम्ब्रेन को रप्चर करवाते हैं, मेम्ब्रेन को अनस्टेबल करते हैं, प्लेटलेट्स को एक्टिवेट करते हैं, प्लेटलेट्स को ज़्यादा रिएक्टिव बनाते हैं, ये सारे ही तरह से हार्ट अटैक हो सकता है। इनमें से कोई भी कारण हो तो हार्ट अटैक क्रिएट हो सकता है। कई बार नॉर्मल नली में जहाँ कोलेस्ट्रॉल ना हो वहाँ पे भी हार्ट अटैक क्रिएट हो सकता है। सिर्फ ब्लड सडनली थिकनेस बढ़ जाए ब्लड की और क्लॉटिंग टेंडेंसी बढ़ जाए ब्लड की तो भी हार्ट अटैक हो सकता है। यानी मॉरल ऑफ द स्टोरी सुनने में ये अपने को समझना जरूरी है कि बहुत सारे कारण हैं जिससे एक जगह पे हार्ट अटैक आ सकता है। कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो तो भी हार्ट अटैक आ सकता है, मेम्ब्रेन अनस्टेबल हो तो भी हार्ट अटैक आ सकता है, क्लॉटिंग टेंडेंसी ज़्यादा हो तो भी हार्ट अटैक आ सकता है, प्लेटलेट एक्टिवेशन ज़्यादा हो तो भी हार्ट अटैक आ सकता है। यानी ये डिजीज़ बहुत सारे तरीक़ों से हो सकते हैं और जब बहुत सारे तरीक़ों से होती है तो जो भी कारण एक्टिवेट हो जाए, चाहे कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो, चाहे मेम्ब्रेन अनस्टेबल हो, चाहे प्लेटलेट एक्टिवेशन ज़्यादा हो, क्लॉटिंग टेंडेंसी ज़्यादा हो, हर कारण से हार्ट अटैक क्रिएट हो सकता है। ये डिजीज़ के जो रिस्क फैक्टर्स हैं उनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स और नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स। मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर यानी जिन्हें हम परिवर्तित करके बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं, जिनके बारे में हम कुछ कर सकते हैं बीमारी को कंट्रोल करने के लिए। और नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर जो बाय डिफ़ॉल्ट बाय मिस्टेक जन्म से हमारे साथ हैं,
जिनका हम कुछ बिगाड़ नहीं सकते, चेंज नहीं कर सकते। नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर में किसी की जेनेटिक हिस्ट्री है या फैमिली हिस्ट्री है, यानी किसी के परिवार में अगर किसी को हार्ट अटैक आया है, खासकर किसी के फर्स्ट डिग्री ब्लड रिलेटिव्स में हार्ट अटैक आया है, यानी किसी को पापा मम्मी भाई बहन में किसी को हार्ट अटैक आया और वो भी 45 की एज से पहले अगर हार्ट अटैक आया है तो वो उसको रेलेवेंट माना जाता है। अगर 60-70 की एज में हार्ट अटैक आया तो उसे रेलेवेंट नहीं माना जाता। जेनेटिक पैटर्न के ऊपर हमने एक सेपरेट वीडियो किया जो कि आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। सेकेंडली, अगर किसी की एज ज़्यादा हो, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ता जाएगा, अब ऑब्वियसली एज को तो कोई रिवर्स नहीं कर सकता। तीसरा ये कि अगर किसी का मेल सेक्स हो तो मेल सेक्स में यूजुअली हार्ट अटैक का चांस ज़्यादा होता है। फीमेल में मीनोपॉज यानी महीना आना बंद होने के बाद हार्ट अटैक का चांस बढ़ जाता है, लेकिन उससे पहले एस्ट्रोजन हार्मोन जो है बॉडी के हार्ट अटैक को प्रिवेंट करता है। मेल्स और फीमेल्स के हार्ट अटैक के डिफरेंस और उनकी पैथोफिजियोलॉजी को हमने सेपरेट वीडियो में डिस्कस किया है, अब वो भी मेरे चैनल पर देख सकते हैं। अब आते हैं मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स में। डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, स्मोकिंग, अल्कोहल, स्ट्रेस, लैक ऑफ एक्सरसाइज, ओबेसिटी, मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स होना, कोई व्यसन वगैरह करना, टाइप ए पर्सनालिटी वाला एटीट्यूड रखना, सेडेंट्री लाइफस्टाइल्स, ये सारे अलग अलग तरह के रिस्क फैक्टर्स हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप नेम कर सकते हो। हर तरह के प्रॉब्लम्स की वजह से हार्ट अटैक हो सकता है। मॉडिफाइबल ऑब्वियसली इनको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सारी चीज़ों को आप कंट्रोल कर सकते हो, ये सारी चीज़ों को आप कम कर सकते हो। यानी बीपी को आप कंट्रोल कर सकते हो, शुगर लेवल्स को आप कंट्रोल कर सकते हो, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कंट्रोल कर सकते हो, व्यसन अगर है तो उसको बंद कर सकते हो, अगर वज़न ज़्यादा है तो उसको कम कर सकते हो, अगर एक्सरसाइज नहीं कर रहे तो एक्सरसाइज कर सकते हो। तो ये सारे रिस्क फैक्टर्स को आप मॉडिफाई कर सकते हो, इसलिए मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स बोलते हैं। एज, जेनेटिक हिस्ट्री और सेक्स को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते, तो वो नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं। अब ये सारे रिस्क फैक्टर्स मिलके हार्ट अटैक कर सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि ये सारे रिस्क फैक्टर्स एक ही व्यक्ति में होते हैं। ऑब्वियसली जितने नंबर ऑफ रिस्क फैक्टर्स बढ़ते जाते हैं उतना हार्ट अटैक आने का चांस बढ़ते जाता है। ये सारे रिस्क फैक्टर्स हार्ट अटैक कॉज करते हैं। लेकिन जिन व्यक्ति को हार्ट अटैक नहीं भी, मतलब रिस्क फैक्टर्स नहीं भी है, उनको भी हार्ट अटैक आ सकता है। यानी नॉन डायबिटिक, नॉन हाइपरटेंसिव, यंग पेशेंट है, जेनेटिक हिस्ट्री भी नहीं है, फैमिली हिस्ट्री भी नहीं है, कोई व्यसन भी नहीं है, एक्टिव है, फिर भी हार्ट अटैक आ सकता है। ये वैसे ही है कि जिसे बैड लक बोल सकते हैं, कि ये वैसे है कि जैसे आप गाड़ी अच्छी चलाते हैं, आप ट्रैफिक के रूल्स को हमेशा फॉलो करते हैं, फिर भी अगर किस्मत ख़राब हो तो एक्सीडेंट हो सकता है। सामने वाला अगर गाड़ी दारू पी के चला रहा हो तो एक्सीडेंट फिर भी हो सकता है। सेकेंडली, अगर सामने वाला ट्रैफिक रूल्स ना फॉलो कर रहा हो तो गाड़ी का फिर भी एक्सीडेंट हो सकता है। तीसरा, अगर गाड़ी खराब हो जाए तो भी एक्सीडेंट हो सकता है। तो ये सब चीज़ों को आप पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर सकते। आपके हाथ में क्या है कि आप गाड़ी की प्रॉपर सर्विसिंग कराएं, आप अपना ध्यान रखें, ट्रैफिक रूल्स फॉलो करें और अपने रिफ्लेक्सेस को एक्टिव रखें, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप तुरंत रिएक्ट कर सकें। पर फिर भी कभी कभी एक्सीडेंट हो सकता है अगर किस्मत ख़राब हो। हार्ट अटैक में भी वैसा ही है मल्टीफैक्टोरियल डिजीज़। हर रिस्क फैक्टर हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, और अच्छे से आपने रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल भी किया तो भी हार्ट अटैक होने का चांस रहता है। ये जस्ट बैड लक है, ये चीज़ बस ऊपर वाले के कंट्रोल में है, मनुष्य के हाथ में या डॉक्टर्स के हाथ में ये नहीं है। हम आपको दवाई देंगे, लेकिन दवा देने के बाद भी हम उसको रिस्क को ज़ीरो नहीं कर सकते। रिस्क को हम कर सकते हैं, हम आपके रिस्क फैक्टर्स को कम करेंगे, बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, एक्सरसाइज करवाएंगे, सारी चीज़ों को हम मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स को कम कर सकते हैं। आपको टाइम पर ट्रीटमेंट देके हार्ट अटैक का रिस्क कम कर सकते हैं। लेकिन कोई भी थेरेपी देने से, कोई भी चीज़ करने से आपका हार्ट अटैक का रिस्क ज़ीरो नहीं हो जाता। कई बार बिना रिस्क फैक्टर के भी हार्ट अटैक हो सकता है, दैट इज़ जस्ट बैड लक। और इसमें आपको आपके हाथ में सब कुछ नहीं है। कई बार बैड लक हो और सब कुछ परहेज़ करने के बाद और सब कुछ ध्यान रखने के बावजूद भी किसी को हार्ट अटैक हो सकता है। इसमें सिर्फ लक का रोल है और किसी चीज़ का रोल नहीं है। कई बार क्या है कि कुछ रिस्क फैक्टर्स अगर ऐसे हों कि जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन बढ़ जाए, या कुछ एक्टर्स की वजह से सडन क्लॉटिंग ट्रिगर हो जाए, कई चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं रहती है। सडनली आपकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम हुआ, स्ट्रेस आया, हार्ट अटैक हो गया। सडनली आपको कोई सरप्राइज़ हुआ, हार्ट अटैक हो गया। सडनली कुछ नहीं भी हुआ, सडनली भी उसके बिना भी हार्ट अटैक आ सकता है। तो ये सारी चीज़ों को समझना जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो लोग को रिस्क फैक्टर्स नहीं होता वो कई बार कंप्लेसेंट हो जाते हैं कि साहब हमको रिस्क फैक्टर नहीं है, हमको कहाँ से हार्ट अटैक आएगा। मेरा तो उम्र अभी 25-30 साल है, इस उम्र में थोड़ी कोई हार्ट अटैक आता है। मेरी ये उम्र तो, ये तो बीमारी तो 50-60 साल वाले लोगों की है। तो ये चीज़ को और इस कॉन्सेप्ट को बेसिकली समझना और जानना ज़रूरी है कि बिना रिस्क फैक्टर वाले लोगों को भी आ सकता है। दैट इज़ जस्ट बैड लक। इसका कोई कारण नहीं है। सडनली प्लाक रप्चर होता है, सडनली 20-30% वाला प्लाक भी रप्चर हो सकता है। ऐसा नहीं कि 70-80-90% ब्लॉकेज वाले को ही हार्ट अटैक आएगा। 20-30, इनफैक्ट स्टडीज़ ने ऐसा शो किया है कि जितने ओवरऑल अगर आप हार्ट अटैक्स की बात करें
तो ज़्यादातर हार्ट अटैक्स उन लोग को आता है जिनकी नली में 20-30-40% वाला ब्लॉकेज हो। हाँ, एक ब्लॉकेज की अगर हम बात करें तो 80% 90% वाले में ज़्यादा हार्ट अटैक आएगा, क्योंकि एक पर्टिकुलर एरिया में अगर 90% है तो प्लाक रप्चर होने का चांस ज़्यादा है। लेकिन मल्टीपल जगह जिसको 10-20-25% वाला ब्लॉकेजेस है उसमें ऑब्वियसली नंबर ऑफ ब्लॉकेजेस ज़्यादा हैं, नंबर ऑफ प्लाक्स ज़्यादा हैं, तो वैसे लोग को हार्ट अटैक आने का चांस ज़्यादा रहता है। और ज़्यादातर ये 20-30% वाले प्लाक भी रप्चर हो जाते हैं ऑब्वियसली, लेकिन इनको हम ट्रीट करने के लिए स्टेंट नहीं कर सकते, क्योंकि स्टेंटिंग के लिए रिकमेंडेशन ये कि 70% से ज़्यादा हो तो ही हमें उनको स्टेंट करना चाहिए, क्योंकि स्टेंट का कॉन्सेप्ट ये है कि वो फुलाने से कचरा साइड में हो जाता है। जहाँ 20-30% है वहाँ सफिशिएंट कचरा ही नहीं है तो आप क्या चीज़ साइड में करेंगे। तो वैसे केसेस में स्टेंटिंग से फ़ायदा नहीं होगा, दवाइयों से, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से फ़ायदा होगा, और बाकी फिर भी थोड़ा बहुत लक फैक्टर तो रहता ही है। कई बार आप सब कुछ भी कर लो फिर भी अगर किस्मत ख़राब हो तो हार्ट अटैक आ सकता है, दैट इज़ जस्ट बैड लक। उसके बारे में आप कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते, आप बस परहेज कर सकते हो, अपना ध्यान रख सकते हो, उसके बाद जो हो उस किस्मत को एक्सेप्ट करना पड़ता है। ये टॉपिक बहुत प्रैक्टिकल यूटिलिटी का और इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि लोगों को अब बहुत कॉमन क्वेश्चन ये रहता है कि मेरे रिस्क फैक्टर प्रोफाइल ये है, कोई बोलता है मेरे को रिस्क फैक्टर है, कोई बोलता है नहीं है, अब मुझे हार्ट अटैक आने का कितना चांस है, मुझे हार्ट अटैक आ सकता है या नहीं, ये लोग पूछते हैं। तो इसको स्ट्रैटिफाई करने का कोई तरीका नहीं है। ऑब्वियसली जितने रिस्क फैक्टर बढ़ते जाते हैं उतना हार्ट अटैक आने का चांस बढ़ जाता है, लेकिन ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि अगर आपको कोई रिस्क फैक्टर नहीं है तो हार्ट अटैक नहीं आ सकता। ये दुनिया भर में सबसे ज़्यादा मृत्युदायक बीमारी है, दुनिया भर में सबसे ज़्यादा लोगों की जो डेथ होती है वो हार्ट अटैक की वजह से ही होती है। तो इसीलिए ये बैड लक है, 10 से 15% ऑफ दुनिया की पॉपुलेशन को होता है, 30 से 40% दुनिया भर में जो मृत्यु होती है उसका कारण हार्ट अटैक है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा मृत्युदायक बीमारी है, इसको प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, जस्ट लक है। आपका काम है आपके रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल करना, जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आपका काम है गाड़ी सेफ चलाना, ट्रैफिक रूल्स फॉलो करना और गाड़ी का प्रॉपर मेंटेनेंस करना। बाकी फिर भी अगर कुछ होना लिखा है किस्मत में तो आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। आपका काम है आपका कर्म करना, बाकी जो फल देना है या अगर सज़ा देना है तो वो ऊपर वाले की इच्छा, आपके हाथ में वो चीज़ नहीं है। मेरे चैनल का बेसिक पर्पज़ ये है कि हार्ट और हेल्थ से रिलेटेड साइंटिफिकली करेक्ट इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए इजीली एक्सेसिबल करते हैं, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए आपको जगह जगह भटकना नहीं पड़े, आपको डॉक्टर्स और फ्रेंड्स और रिलेटिव्स पर डिपेंडेंट ना होना पड़े। डॉक्टर्स कई बार टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से सारी चीज़ें नहीं बता पाते हैं, और फ्रेंड्स और रिलेटिव से मिली भी इन्फॉर्मेशन कई बार आधी सही आधी गलत होती है, जिसको फॉलो करने से कई बार फ़ायदा होने के बदले नुकसान हो जाता है। मैं चाहता हूँ कि इस तरह का कंटेंट आपके लिए इजीली अवेलेबल रहे, आप कॉन्सेप्ट को समझ सके, ताकि आप बीमारी को बेटर समझ सके, बीमारी के कॉन्सेप्ट को समझ सके, बीमारी को बेटर मैनेज कर सके, साइंटिफिक थेरेपी को फॉलो कर सके, अनसाइंटिफिक थेरेपी से बच सके। अगर आपको हमारे चैनल का कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है तो वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको लगता है कि कंटेंट आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के लिए यूजफुल है तो लिंक को उनके साथ शेयर कीजिए। और यदि आपको लगता है कि कुछ आपके कमेंट्स, क्वेरीज, सजेशंस हैं या कोई और टॉपिक्स हैं जिस पर आप चाहते हैं कि हम फ्यूचर्स में वीडियो बनाएं, तो आप उन टॉपिक के बारे में हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि फ्यूचर में उन टॉपिक को कवर कर सकें। अंत में मैं डॉक्टर नवीन अग्रवाल तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने इस टॉपिक को अंत तक देखा, और उम्मीद करूँगा कि मेरा जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाह रहा था वो क्लियर हुआ। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा करने से हमें चैनल को कंटिन्यू करने के लिए मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलती रहेगी। थैंक यू।